कभी सोचा है कि कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं कि जब वो कमरे में दाखिल होते हैं तो सबकी नजरें उन पर होती हैं? या जब वो बात करते हैं तो लोग ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि उनकी बात मान भी लेते हैं? ये कोई पैदाइशी सलाहियत नहीं होती। नहीं, ये एक सीखी हुई महारत है। आज हम एक ऐसी ही गाइड पर बात कर रहे हैं जो दावा करती है कि सिर्फ 7 दिनों में कोई भी ये महारत हासिल कर सकता है। इसका नाम है द 7 Phases ऑफ डार्क साइकोलॉजी, और इसे डार्क साइकोलॉजी की AK-47 भी कहा जाता है। तो हमारा आज का मकसद ये देखना है कि इस किताब में ऐसा क्या है और क्या वाकई अल्फाज के जरिए किसी की सोच पर असर डाला जा सकता है। ये जो AK-47 वाली बात है ना, ये सुनने में बहुत खतरनाक लगती है तो लेकिन इसके पीछे कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि सीधी सादी नफ्सियात है। ये किताब असल में इंसानी रवैये के उन पोशीदा बटनों के बारे में है जिन्हें दबाने का तरीका ज्यादातर लोग नहीं जानते। अच्छा, ये एक 7 दिन का पूरा फ्रेमवर्क देती है। हम एक एक करके देखेंगे कि ये तकनीकें क्या है, ये कैसे काम करती हैं और इनके पीछे कौन से नफ्सियाती उसूल छुपे हुए हैं। ठीक है, तो आइए इस 7 दिन के सफर को शुरू करते हैं। पहला दिन है ऑब्जर्वेशन कंट्रोल, यानी मुशाहिदे पर काबू पाना। यानी देखना और मुशाहिबा करने में फर्क। बिल्कुल। किताब कहती है कि लोग जो कहते हैं वो अक्सर आधा सच होता है, लेकिन उनका जिस्म कभी झूठ नहीं बोलता। सही। इसमें राइटर चेस ह्यूज, जो खुद एक तफ्तीशकार है, अपना एक किस्सा सुनाता है। एक मुश्तबा शख्स से घंटों पूछताछ होती रही, वो कुछ नहीं बोला। लेकिन चेस ने सिर्फ एक चीज नोट की, जब भी उसके फोन का जिक्र होता उसकी सांसें एक लम्हे के लिए तेज हो जाती। बस यही एक इशारा पूरी तफ्तीश का रुख बदलने के लिए काफी था। बिल्कुल। और ये कोई तुक्का नहीं था, ये मुशाहिदे की साइंस है। ये तकनीक 3 चीजों पर फोकस करती है। क्या है वो 3 चीजें? पहली चीज है माइक्रो एक्सप्रेशंस, यानी चेहरे के वो तासुरात जो आधे सेकंड से भी कम वक्त के लिए जाहिर होते हैं। जैसे पलकों का झपकना, हाँ, या जबड़े का हल्का सा सख्त होना। ये वो असली जज्बात हैं जो इंसान छुपाने की कोशिश कर रहा होता है, खौफ या झूठ। अच्छा, और दूसरी चीज है बॉडी शिफ्ट्स। कोई शख्स बात करते हुए अगर आपकी तरफ झुकता है तो उसका लाशऊर कह रहा है कि मैं दिलचस्पी ले रहा हूँ, और अगर पीछे हटे तो मतलब वो गैर मुतमईन है। और तीसरी, जैसा आपने जिक्र किया, ब्रीदिंग चेंजेस। तेज सांसें घबराहट की निशानी है, जबकि पुरसुकून और गहरी सांसें कंट्रोल को जाहिर करती हैं। किताब का दावा है कि 90% लोग सिर्फ देखते हैं, मुशाहिदा नहीं करते। ये बात कुछ ज्यादा नहीं लगती? शायद ये नंबर थोड़ा ड्रामेटिक तासुर देने के लिए हो, लेकिन इसके पीछे का असूल बिल्कुल ठीक है। मतलब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने मसरूफ होते हैं कि हम इन छोटी छोटी तफसीलात पर तवज्जो ही नहीं देते। हम अल्फाज सुनते हैं लेकिन उनके पीछे की बॉडी लैंग्वेज को नजरअंदाज कर देते हैं। सही। ये तकनीक असल में एक तरह का सुपर पावर देती है कि आप वो भी देख सकें जो कहा नहीं जा रहा। तो ठीक है, आपने किसी को पढ़ना सीख लिया, लेकिन उसके बाद क्या? सिर्फ पढ़ लेने से तो कोई आप पर भरोसा नहीं करेगा। नहीं करेगा। ये हमें दूसरे दिन पर लाता है, रिपोर्ट इंजीनियरिंग, यानी एतमाद साजी की इंजीनियरिंग। ये वो फन है जिससे कोई भी शख्स चंद मिनटों में आपसे जुड़ावा महसूस करने लगता है। चेज ह्यूज की वही कहानी फिर आती है, जहां उसने एक ऐसे मुश्तबा शख्स से सिर्फ 4 मिनट में सच उगलवा लिया जो 2 घंटे से बिल्कुल खामोश था। और उसने ये कैसे किया? ये बहुत दिलचस्प है। उसने कोई धमकी नहीं दी, कोई दबाव नहीं डाला। तो फिर क्या किया? उसने सिर्फ 3 टूल्स इस्तेमाल किए। पहला है कंफर्ट स्विच। उसने अपनी हरकत को बहुत आहिस्ता और कंट्रोल्ड रखा, आंखों में नरमी से देखा और अपने कंधों को पुरसुकून रखा। इससे क्या हुआ? इससे दूसरे शख्स के दिमाग को गैर जुबानी पैगाम गया कि यहाँ कोई खतरा नहीं है। यानी पहले माहौल को पुरसुकून बनाया, उसके बाद दूसरा टूल इस्तेमाल किया, बिहेवियरल सिंक्रोनी। ये सिर्फ नकल उतारना या मिररिंग नहीं है जो बहुत रोबोटिक लग सकता है। तो ये क्या है फिर? ये इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये दूसरे शख्स के बैठने के अंदाज, उसकी सांस लेने की रफ्तार और यहाँ तक के उसके बोलने के लहजे को बड़ी नफासत से अपनाना है। अच्छा। ये इतना लतीफ होता है कि सामने वाला इसे नोटिस नहीं कर पाता, लेकिन उसका लाशऊर इसे महसूस करता है। दरअसल ये हमारे दिमाग के मिरर न्यूरॉन्स को हैक करने का एक तरीका है। अच्छा, और तीसरा टूल है इमोशनल एकोइंग। अगर सामने वाला दुखी है तो आपका लहजा खुद ब खुद हमदर्दाना हो जाता है। इससे उसके दिमाग को सिग्नल जाता है
कि ये शख्स मुझे समझता है। तो ये सिर्फ नकल उतारना नहीं है, बल्कि एक तरह से दूसरे शख्स की फ्रीक्वेंसी पर खुद को ट्यून करना है। ये वाकई ताकतवर लग रहा है। बहुत ज्यादा। अच्छा, तो आपने किसी को पढ़ लिया, उसे एतमाद भी बना लिया। किताब के मुताबिक अगला कदम है अपनी अथॉरिटी कायम करना। दिन 3 है अथॉरिटी स्टैक, यानी बगैर कुछ कहे कमरे में सबसे बाअसर नजर आना। ये थोड़ा खौफनाक नहीं लगता? ये खौफनाक से ज्यादा पुरएतमाद होने के बारे में है। किताब में 2010 का एक वाकया है जहां चेस एक ऐसे मुश्तबह शख्स से मिलता है जो बहुत पुरएतमाद था। चेस सिर्फ कमरे में दाखिल होता है और अपनी कुर्सी पर एक खास अंदाज में बैठता है। 2 मिनट के अंदर वो इंतहाई पुरएतमाद शख्स अपनी नजरें झुका लेता है। अथॉरिटी कायम हो चुकी थी। सिर्फ बैठने के अंदाज से ये कैसे मुमकिन है? उसके 3 सुतून हैं। पहला है पोस्चर डोमिनेंस। वो क्या है? कंधे पीछे और खुले हुए, गर्दन सीधी, थोड़ी हल्की सी ऊपर और तमाम हरकत बहुत धीमी और कंट्रोल्ड। इससे पैगाम जाता है कि मैं कंट्रोल में हूँ। बिल्कुल, और मुझे कोई जल्दी नहीं। दूसरा सुतून बहुत दिलचस्प है, डिसीजन स्पीड कंट्रोल, यानी फैसले की रफ्तार पर काबू। जी, जब कोई आपसे सवाल पूछे तो फौरन जवाब देने के बजाय 2 सेकंड का वक्फा लें। सिर्फ 2 सेकंड? हाँ, ये छोटा सा वक्फा आपकी बात का वजन बढ़ा देता है। ये जाहिर करता है कि आप सोचकर बोल रहे हैं, सिर्फ रद्दे अमल नहीं दे रहे। वैसे मैंने खुद भी ये आजमा कर देखा है और ये वाकई काम करता है। अच्छा। वो खामोशी लोगों को आपकी बात पर ज्यादा तवज्जो देने पर मजबूर करती है। और तीसरा सुतून? तीसरा है वोकल कमांड टोन, आवाज को पुरसुकून, धीमा और कंट्रोल्ड रखना। जुमलों के बीच में हल्का सा वक्फा देना। इससे ये तासुर पैदा होता है कि आप जो कह रहे हैं वो अहम है और इसे सुना जाना चाहिए। यहाँ तक तो ठीक है, ये सब चीजें बॉडी लैंग्वेज और एतमाद के बारे में है। लेकिन चौथा दिन, सजेशन लेयरिंग, यानी तजावीज की तयबंदी। हाँ, ये वो जगह है जहाँ चीजें थोड़ी ग्रे एरिया में चली जाती हैं। ये किसी के लाशोर तक बराह रास्त पैगाम पहुंचाने का फन है। ये तो माइंड कंट्रोल जैसा लगता है। वो आप कह सकते हैं ये वाकई एक बहुत ही जदीद टेक्निक है। किताब में एक खातून की मिसाल है जो 3 घंटे से बिल्कुल खामोश थी। तो चेज ने क्या किया? उसने उससे सीधा कुछ नहीं पूछा, बल्कि आम बातों में कुछ खास जुमले छुपा दिए। उनको एम्बेडेड कमांड्स कहते हैं। जैसे बात करते करते कहना, मैं जानता हूँ कि ये मुश्किल है, लेकिन तुम सच बता दोगे तो सुकून मिलेगा, या एक वक्त आएगा जब तुम बोलने के लिए तैयार हो जाओगी। वाह! इस तरह के जुमले शऊरी दिमाग नजरअंदाज कर देता है, लेकिन लाशऊर उन्हें पकड़ लेता है। 15 मिनट के अंदर उस खातून ने खुद कहना शुरू कर दिया कि शायद मुझे सच बता देना चाहिए। ये तो नाकाबिले यकीन है, लेकिन क्या ये गैर अखलाकी नहीं है, किसी की मर्जी के बगैर उसके जहन में ख्यालात डालना? ये एक बहुत अहम सवाल है, और यही वो लकीर है जहाँ कायल करने और हेरा फेरी यानी मैनिपुलेशन में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। तो किताब इस पर क्या कहती है? किताब का मौक़िफ़ ये है कि ये टूल्स गैर जानिबदार हैं, उनका इस्तेमाल अच्छा या बुरा हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वां दिन है कंप्लायंस सीक्वेंसिंग। इसे किताब में हाँ कहलवाने का साइंटिफिक फॉर्मूला कहा गया है। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग उस यस लीडर वाली तकनीक को पहचान लेंगे और होशियार हो जाएंगे। क्या ये वाकई काम करती है? आपका शक बजा है, क्योंकि ये बहुत मशहूर तकनीक है, लेकिन इसकी ताकत इसकी सादगी में है। वो कैसे? ये नफ्सियात के तसलसल यानी कंसिस्टेंसी के उसूल पर मबनी है। हमारा दिमाग एक पैटर्न पर चलना पसंद करता है और उसे तोड़ना नहीं चाहता। अच्छा। किताब में एक शख्स की कहानी है जो किसी बात पर राजी नहीं हो रहा था। तफ्तीशकार ने छोटे छोटे सवालात से शुरू किया, जिनका जवाब सिर्फ हाँ हो सकता था। मिसाल के तौर पर? जैसे, क्या कमरे में गर्मी है? उसने कहा हाँ। क्या आप पानी पीना चाहेंगे? उसने कहा हाँ। क्या आप आराम से बैठना चाहेंगे? उसने फिर कहा हाँ। और इससे क्या हुआ? इससे एक नफ्सियाती रफ्तार या मोमेंटम बन गया। जब दिमाग 3-4 बार हाँ कह चुका होता है तो वो हाँ कहने के मूड में आ जाता है। तो इसके 3 मराहिल हैं? जी। पहला, लो रिस्क यस, छोटे सवालात से हाँ का पैटर्न शुरू करना। दूसरा, मोमेंटम अग्रीमेंट,
जब हाँ की रफ्तार बन जाए। और तीसरा हाई कंप्लायंस ट्रिगर, जब मोमेंटम बन जाए तब असल सवाल पूछना, उस वक्त ना कहना दिमाग के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उससे अपना बनाया हुआ तसलसल तोड़ना पड़ता है। बिल्कुल। ये जितना मुतासिर कुन है उतना ही खौफनाक भी लगता है। अच्छा, अब हम आखिरी 2 दिनों पर आ गए हैं जहां तकनीकें और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं। छठा दिन है इमोशनल पिवट कंट्रोल, यानी किसी के जज्बात को लम्हों में बदल देना। किताब में एक नौजवान लड़की की मिसाल है जो शदीद गुस्से में था और कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। हाँ, और तफ्तीशकार ने उसके गुस्से को सिर्फ एक जुमले से बदल दिया। उसने कहा, तुम गुस्से में नहीं हो, तुम डरे हुए हो। सिर्फ इतना? जी। ये सुनते ही लड़का एकदम चुप हो गया। उसका सारा गुस्सा हवा हो गया, उसकी आंखें भर आईं, वो रो पड़ा और उसने सब कुछ बता दिया। 1 मिनट, सिर्फ एक जुमले से किसी के पूरे जज्बाती निजाम को पलट देना, ये कैसे मुमकिन है? ये तो जादू लगता है। ये जज्बाती जहानत यानी इमोशनल इंटेलिजेंस की आला तरीन सतह है। ये उस उसूल पर काम करता है कि ज्यादातर जज्बात की जड़ में कोई दूसरा जज्बा छुपा होता है। जैसे खौफ के पीछे गुस्सा? बिल्कुल, गुस्से के पीछे अक्सर खौफ, बेबसी या दुख होता है। इस तकनीक के 3 मराहिल हैं। पहला, रूट इमोशन आइडेंटिफिकेशन, यानी असल जज्बे को पहचानना। ठीक है। दूसरा, इमोशनल फ्रेम शिफ्ट, जिसमें आप उस जज्बे को एक नया नाम देते हैं, जैसा उस लड़के के साथ किया गया। और तीसरा, रीडायरेक्टिंग इनर डायलॉग, उसके दिमाग में चलने वाली बातों का रुख मोड़ देना। और अब हम आखिरी दिन पर पहुंच गए हैं, 7वां दिन, द फ्रेज 7 स्क्रिप्ट। किताब इसे अपना सबसे ताकतवर हथियार, अपनी AK-47 कहती है। एक ऐसा शख्स जो 9 घंटे से मुकम्मल खामोश था, उस पर यह 7 जुमलों पर मुश्तमिल स्क्रिप्ट इस्तेमाल किया गया और 12 मिनट में वो टूट गया। ये क्या फॉर्मूला है? ये पिछले 6 दिनों की तमाम तकनीकों का मजमुआ है। ये 7 मराहिल पर मुश्तमिल एक ऐसा फॉर्मूला है जो लाशऊर में एक पेशगोई के काबिल रद्दअमल शुरू करता है। तो पहला कदम क्या है? पहला कदम है ऑब्जर्वेशन ट्रिगर। आप कहते हैं, मैं देख रहा हूँ कि तुम परेशान हो। इससे गुफ्तगू शुरू होती है? जी। दूसरा कदम है ट्रस्ट लॉक। आप कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। ये मुजाहमत को कम करता है। तीसरा है अथॉरिटी फ्रेज, और मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि हम इस मसले को हल कर सकते हैं। ये आपको कंट्रोल में रखता है। चौथा है इमोशनल एंकर। मुझे लगता है तुम्हारे अंदर एक कश्मकश चल रही है। ये उसके जज्बात को हदफ बनाता है। 5वां, कंप्लायंस स्लोप। हाँ। आप एक छोटा सवाल पूछते हैं, क्या तुम मानोगे कि इस बोझ को उतार देना बेहतर है? ये हाँ का मोमेंटम शुरू करता है। और छठा है सजेशन इंजेक्शन। आप लाशऊर को एक हुक्म देते हैं, जब तुम तैयार होगे तुम खुद मुझे सब कुछ बता दोगे। और आखिरी कदम, बिहेवियरल एंड पॉइंट। आप एक हतमी धक्का देते हैं और मुझे लगता है वो वक्त अभी है। वाह, ये तो वाकई एक मुकम्मल स्क्रिप्ट है। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने 7 दिनों का एक सफर तय किया है। लोगों को पढ़ने से लेकर उनके साथ एतमाद बनाने तक, अपनी अथॉरिटी कायम करने और आखिरकार उनके ख्यालात और फैसलों पर असर अंदाज होने तक। ये इल्म वाकई बहुत ताकतवर है। बिल्कुल, और ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। ज़राए का आखिरी पैगाम यही है कि ये बहुत ताकतवर टूल्स हैं और इन्हें इखलाकी तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सही। उनका मकसद लोगों को समझना और सही सिमत में रहनुमाई करना होना चाहिए, न कि उनसे नाजायज फायदा उठाना। ये वाकई एक गहरा और दिलचस्प मौजू था। इस तरह का मवाद तैयार करने में बहुत वक्त और मेहनत लगती है। अगर ये मालूमात कीमती लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि हम ऐसा काम जारी रख सकें। और आखिर में सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक सवाल। ये मवाद इन टेक्निकों को गुफ्तगू में ताकत हासिल करने का एक जरिया बताता है, लेकिन मौसर गुफ्तगू और गैर इखलाकी हेरा फेरी के दरमियान वो बारीक लकीर कहाँ है और उस लकीर को खींचने का इख्तियार किसके पास है?